चलो ठीक है। आज का फर्स्ट न्यूज देखते हैं क्या है। बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था। मैंने सोचा था पहले स्किप करना चाहिए, बट स्टिल दो तीन बार आया, अगेन मैंने ये वाला पिक किया। जूस जैकिंग अभी न्यूज में बहुत ज्यादा चल रहा है। आपने देखा होगा, स्पेशली आप रेलवे स्टेशन जाते हो, एयरपोर्ट जाते हो, और कुछ कुछ अभी हाईटेक सिटीज में जहां पर बस स्टैंड है, आपने देखा होगा चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं। आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हो कहीं पे भी यूएसबी कनेक्ट करके। तो आजकल क्या हो रहा है, आपने जैसे मोबाइल चार्जिंग करने के लिए यूएसबी कनेक्ट किया, आपका पूरा का पूरा फोन हैक कर लिया जाता है। तो उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंट में क्या नाम दिया है? जूस जैकिंग। आपको ये याद रखना है। ठीक है, जूस जैकिंग। आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? जूस स्टेशन से एयरपोर्ट में अपना यूएसबी से फोन कनेक्ट किए, आपके उसमें वो मालवेयर इंस्टॉल करते हैं और आपका पूरा का पूरा मोबाइल हैक हो जाता है। इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके लिए अलग से क्या कर रही है? एडवर्टाइजमेंट्स या आपके लिए वो बता रही है कि इसको कैसे करना है, इसको टैकल कैसे करना है। तो आपको कभी भी अगर कहीं यूएसबी पोर्ट्स दिखे तो अपने फोन वहां पर कनेक्ट नहीं करना है। सिंगल लाइनर क्वेश्चन था। इसके पहले मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बेसिक्स हमेशा बताए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट क्या है? 1934। 1935 में उसको स्टेब्लिश किया गया था, 1 अप्रैल को। लास्ट टाइम हमने देखा था इसमें एक गवर्नर होता है, 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं। गवर्नर का टेन्योर क्या होता है? 3 इयर्स। डेप्यूटी गवर्नर का क्या होता है? 3 इयर्स। 4 इसमें डायरेक्टर्स होते हैं, और उन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का टेन्योर क्या होता है? 4 इयर्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए कौन सी कमेटी थी जिसने रिकमेंड किया था? हिल्टन यंग कमेटी। हिल्टन यंग कमेटी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में जब स्टेब्लिश किया गया था, वो एक प्राइवेट बैंक था। उसको नेशनलाइज कब किया गया था? 1 1949। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब तक डिमोनेटाइजेशन कितने बार किया है? 4 टाइम्स। ठीक है। पहली नोट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने छापा था वो कौन सी थी? 5 रुपीज। चलो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए इतना मोर देन इनफ होगा। आई थिंक ये फैक्ट्स आपने पहले से देख के रखे हैं। आगे बढ़ जाए। इन विच मंथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंडक्टेड द फाइनेंशियल, ये फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। ठीक है। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक कब मनाया जाता है? फेब से लेके मार्च तक। अब फेब भी कौन सा? 26 फेब से लेके 1 मार्च तक। ये आपको याद रखना है। ठीक है। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक कब मनाया जाता है? 26 फेब से लेके 1 मार्च तक। अब फाइनेंशियल रिलेटेड हम बात कर ही रहे हैं, तो आपको यह भी याद रखना है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साल में जो मनाता है वो कब से कब तक रहता है? 1 अप्रैल को चालू होता है। ये फाइनेंशियल ईयर चालू कब होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। रिसेंट की एग्जाम आपको पता है, सीएचएसएल अभी चल रहा है, उसमें क्वेश्चन पूछा था इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का फाइनेंशियल ईयर, यानी कि आईएमएफ का फाइनेंशियल ईयर क्या है। हमारा कब चालू होता है? 1 अप्रैल को। आईएमएफ का कब चालू होता है? 1 मई को। और 1 मई के पहले कौन सा दिन होता है? 30 अप्रैल तक। ये आपको याद रखना है। फाइनेंशियल ईयर किसका? आईएमएफ का। और अगर इंडिया का पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इसलिए आपने देखा होगा जब भी चार्टेड अकाउंटेंट के लिए सबसे हैवी डेज होते हैं मार्च एंडिंग, यहां पर उनको सारे के सारे फाइनेंशियल अकाउंट्स बैंक के जितने भी होते हैं उनको क्लोज डाउन करना होता है। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक कब रहेगा? 26 फेब से लेके 1 मार्च तक। थोड़े डेज, अब ये डेज की ही बात कर रहे हैं, वीक की बात कर रहे हैं, तो थोड़े बहुत डेज हमने जो देखा था वो देख लेते हैं। 1 जून को हर बार क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे। 5 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। 8 जून को क्या मनाया जाता है? ओशियन डे। ओशियन डे के अलावा कुछ था? वर्ल्ड, हाँ, ब्रेन ब्रेन ट्यूमर डे। ब्रेन ट्यूमर डे। बताओ कैसे याद किया था हमने? ब्रेन प्लस तुम, टोटल 8 लेटर्स हो गए। ओशियन में भी OCEAN, ओशियन में 5, डे में 5, टोटल 8 लेटर्स हो गए। 14 जून को हमने क्या देखा था? वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे। वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे।
और 23rd जो कि इस बार मैंने बोला था सबसे हाईली प्रोबेबिलिटी है आपके चांसेस है आने के, यहां पर हो जाएगा वर्ल्ड आपका ओलंपिक्स डे। अभी ओलंपिक्स इस साल आपके 2024 में ओलंपिक कहां हो रहा है, 2024 का ओलंपिक होने वाला है पेरिस में। ठीक है, ये आपको इतनी चीजें याद रखनी है। तो 26, अब देखो मैंने पहले ही बताया था, ये आपको कैसे याद रहेगा कि फेब में हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाया जा रहा है, उसमें भी ये 26 को मनाया जा रहा है, ये आप कैसे याद रख सकते हो। मैंने हमेशा कहा है प्रश्न के अंदर आंसर ढूंढने की कोशिश किया करो। फैब में अगर आपको ये सिर्फ फैब याद है, एफ कौन से नंबर का लेटर है, एबीसीडी में 6वें नंबर का लेटर है। और लास्ट टाइम मैंने एक ट्रिक की बात की थी, जब भी हम लेटर काउंट करेंगे तो 6 केवल 3 जगह आएगा, एक 6 में आएगा, एक 16 में आएगा और एक 26 में आएगा। बस मैं ये बताने की कोशिश करूं, और मैंने बोला था 90% केसेस में जब भी मैं आपको लेटर काउंट कराऊंगा वो थर्ड स्लॉट में ही आएगा आंसर, ये 80-90% केस में होगा। तो अगर आपको ये याद है कि फाइनेंशियल लिटरेसी वीक फेब में मनाया जाता है और डेट याद नहीं है, तो मैं बस बोल रहा हूं एफ कौन सा लेटर है, 6 नंबर, और उसमें भी थर्ड स्लॉट जैसे कि मैंने आपको तैयार किया है। आगे भी ये सेम ट्रिक मेरी लगातार चलेगी। 90% केस में कौन से स्लॉट में आएगा आंसर, थर्ड स्लॉट में, यानी कि 6, 16 और 26। तीसरा स्लॉट क्या है, 26 वाला। ये समझा सबको मैंने क्या बोला। हाँ बेटा, हाँ 12th, हाँ अच्छा हाँ, इसके बीच में तो वैसे मैंने कुछ चीजें स्किप की है। मैंने आपको बताया था वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे अवेयरनेस, चाइल्ड लेबर अवेयरनेस डे, ठीक है, ये रहता है बेटा 12 फेब को। और मैंने बताया था 12, हाँ अच्छा 12 जून, सॉरी 12 जून। अच्छा ये मैंने बताया था आपको कैसे याद रहेगा, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चाइल्ड की एज क्या है, 14। तो मैंने बोला था कम से कम 14 के आसपास, और 14 से तो कम ही होगा, 14 के ऊपर चाइल्ड वो कंसीडर नहीं किए जाते। ठीक है, ये हो गया। मॉरिशियस ने रिसेंटली अमेंड किया है सम फॉर्म्स, नहीं ये टर्म्स है, सम टर्म्स ऑफ इंडिया मॉरिशियस DTAA ट्रीटी। अच्छा उसमें पूछा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DTAA, चलो क्रिएट कर देते हैं, 4 ऑप्शन अभी यहां दिख नहीं रहे। डबल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, अवॉइडेंस अग्रीमेंट, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। अच्छा आपको ये याद रखना है, रिसेंट में इंडिया और मॉरिशियस ने ये DTAA जो कि एक ट्रीटी है इसको अमेंड किया है। अब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट क्या होता है, कई बार अगर दो देश मिलके कोई भी बिजनेस डील कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसको सिर्फ 2 बार टैक्स, कई बार आपने देखा होगा, कैलकुलेट कर लिया जाता है, पे कर दिया जाता है। तो ये एक अग्रीमेंट है जिसमें सिर्फ एक बार इनिशियली डिसाइड कर लिया जाएगा कि इतना टैक्स हम कुछ समय तक पे करेंगे, और वो 2 बार टैक्स ना दिया जाए तो वो एक अग्रीमेंट होता है। उसमें मॉरिशियस और इंडिया ने अभी रिसेंट में चेंजेस किए हैं। अब आपको क्या याद रखना है इसमें इंपॉर्टेंट चीज, DTAA, क्या मॉरिशियस एक लौता देश है जिसके साथ हमने अग्रीमेंट किया है, बिल्कुल नहीं। ऐसे टोटल 85 कंट्रीज है अब तक जिसके साथ इंडिया ने क्या DTAA एक अग्रीमेंट किया हुआ है। ठीक है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट मॉरिशियस के। इस बार एक फैक्ट, मॉरिशियस 2 बार न्यूज में आया है। मैंने आपको लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI हमने देखा था 2023 में, 22-23 में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया ने रिसीव कौन से कंट्री से किया है, भूल गए, इट इज सिंगापुर। सिंगापुर इज ऑन द टॉप, नंबर 1 पर। बट कई बार मैंने आपको बोला था एग्जाम में आपको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं पूछता, वो पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट FDI विथ इंडिया। तो क्वेश्चन में अगर सिंगापुर नहीं रहेगा तो सेकंड नंबर पे कौन था, मॉरिशियस। तो आपको ये दोनों याद रखना है। कई बार ये ट्रिक्स आपके साथ SSC भी खेलता है, ठीक है, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करना होता है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मैंने बताया था किस तरीके का निवेश होता है, नाम में ही है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, फॉरेन कंपनीज भारत में आके इन्वेस्टमेंट करेगी, उसी को क्या कहा जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मॉरिशियस का बेटा करेंसी होता है डॉलर, ठीक है, यहां पर डॉलर्स चलता है। मॉरिशियस का कैपिटल हो जाएगा पोर्ट लुइस, पोर्ट लुइस। और मॉरिशियस का अभी जो प्रेसिडेंट है वो कोई इंडियन ओरिजिन ही है, बट वो आपको अभी रिसेंट में पूछा नहीं जाएगा। मैंने बोला था आपको इसकी स्टोरी फिर कभी बता दी जाएगी। मॉरिशियस में मोस्टली बिहारी लोग रहते हैं, ठीक है, सबने लिखा, एक बार देख लीजिए। मॉरिशियस का कैपिटल क्या हो जाएगा, पोर्ट लुइस। सिंगापुर का कैपिटल क्या हो जाएगा, सिंगापुर सिटी, सिंगापुर सिटी। और सिंगापुर में कौन सा करेंसी चलता है, डॉलर।
और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर पूछा जाए कि भारत में कौन सा स्टेट टॉप पर है, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। जीएसटी कलेक्शन में भी महाराष्ट्र इज ऑन द टॉप। जीएसटी का कोई मुझे बताएगा, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जीएसटी? जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इट इज अमिताभ बच्चन। ठीक है। जीएसटी डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई 2017 में जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया था। भारत का पहला स्टेट जिसने जीएसटी इंप्लीमेंट किया था वो था असम, और लास्ट स्टेट जो था वो था जम्मू एंड कश्मीर। भारत कौन से नंबर का देश था जिसने जीएसटी इंप्लीमेंट किया? 161। वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री जिसने जीएसटी इंप्लीमेंट किया था फ्रांस। इतना तो हमने लास्ट टाइम ही देखा था। ठीक है, जीएसटी के बारे में थोड़ा बहुत आज रिकॉल कर लिया। आगे बढ़े। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे का डेटा अभी रिसेंट में रिलीज हुआ है। और यहां पर एक और चीज याद रखिएगा, ये जो आपका हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होता है, मतलब मंथली आपके खर्चे कितने हैं, ये इन्होंने दो पार्ट में रिलीज किया है। एक है बेटा आपका रूरल डेटा, यानी गांव के इलाके में हर एक आदमी का मंथली खर्चा कितना है। एक आपका रूरल डेटा है और एक आपका अर्बन वाला डेटा है। कि अर्बन एरियाज मतलब हम सिटी में रहते हैं तो हमारा एक आदमी का मंथली खर्चा कितना होता है। तो इसमें बेटा आपका दिया गया है 3700 एंड समथिंग कुछ है। मैं एग्जैक्ट डेटा आपको दे देता हूं। ठीक है, ठीक है, इसका एग्जैक्ट डेटा है बेटा 3773। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा जाए, रिसेंट में HCES का डेटा रिलीज हुआ है। HCES का फुल फॉर्म क्या है? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। उसमें डेटा जो रिलीज हुआ है, गांव के इलाके में एक आदमी का मंथली खर्चा इसमें कितना बताया गया है? 3773। और अर्बन एरिया में यही कितना है? 3000 समथिंग कुछ 600 एंड नहीं 3000 नहीं, ये 6000 हो जाएगा, इसका डबल 6000 एग्जैक्ट डेटा मैं आपको दे रहा हूं। अर्बन एरिया में यही चीज है बेटा 6459 पर हेड ये कंजम्पशन है। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है? रिसेंट में हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे रिलीज किया गया है। ये जो सर्वे है HCES वाला, ये हर कितने साल में कंडक्ट करवाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 5 साल। ये आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज है। कई बार आपको डेटास के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए काफी टफ होते हैं जो डिजिट्स में होते हैं। ठीक है, तो आपका रूरल कंजम्पशन क्या है मंथली पर हेड? 3773। अर्बन में 3000 का डबल हो जाएगा। मैं तो हमेशा बोलता हूं, देखो ये चीज ना इतना एक्चुअल डेटा याद रखना पॉसिबल नहीं होता है। मैं बोलता हूं 3700 याद रखिए और 6400 याद रखिए, 3000 का डबल। अच्छा, ये डेटा किसने रिलीज किया है? NSO ने, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। NSO ने ये डेटा रिलीज किया है। और कितने साल में डेटा रिलीज होता है? हर 5 साल में। रिसेंटली विच कंट्री डेवलप द सस्टेनेबल मीटी राइस? रिसेंट में ये एक चीज न्यूज में आपको पता है, GI टैग के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो रिसेंट में ये एक राइस है बेटा जिसको बनाया है साउथ कोरिया ने। किसने बनाया है? साउथ कोरिया ने अभी रिसेंट में एक राइस डेवलप किया है जिसका नाम है मीटी राइस। तो आपको ये याद रखना है, मीटी राइस बाकी राइस से अलग क्यों है? इसके अंदर 20 बीफ के जो सेल्स हैं, बीफ सेल्स को इसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इस सेल को इसके अंदर इंजेक्ट करने से क्या होता है? बाकी चावल के मुकाबले इसमें 8% प्रोटीन ज्यादा है। 8% प्रोटीन इसमें ज्यादा है, और 7% बाकियों के मुकाबले इसमें फैट भी ज्यादा है। फैट के परसेंटेज 7% और प्रोटीन में कितना? इसमें 8% प्रोटीन भी ज्यादा होगा। अच्छा, इन्होंने ये डेवलप करके किया क्या? आपने देखा होगा मोस्टली कोरियंस बहुत ही ज्यादा पतले होते हैं, एकदम स्लिम एंड ट्रिम होते हैं। तो उन लोगों को जस्ट अगर प्रोटीन की मात्रा, वहां पर माल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा पाया जाएगा। ऐसे बच्चे जिनमें माल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है, कम खाना खाने से उनको प्रोटीन और फैट्स दोनों मिल जाएगा। इसलिए ये रिसेंट में अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि मीटी राइस अभी न्यूज में चल रहा था, बीच में अभी बुद्धा चावल यानी ब्लैक राइस भी न्यूज में चल रहा था। आपको पता है एक ब्लैक राइस, इसको रिसेंट में GI टैग मिला है। ब्लैक राइस अभी चल रहा था न्यूज में, GI टैग रिसेंट में मिला है। कहां का प्रोडक्ट है? मणिपुर। और बुद्धा राइस भी न्यूज में चल रहा था। बुद्धा राइस, इसको भी GI टैग मिला है। कहां का प्रोडक्ट है? ये यूपी का। ये दो राइस से रिलेटेड आपको GI टैग से याद रखने हैं। आप GI टैग की बात ही कर रहा हूं, सबको पता है व्हाट इज GI टैग? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। सबको ये याद रखना पड़ेगा। GI का फुल फॉर्म क्या है? ज्योग्राफिकल
इंडिकेशन। अच्छा, जीआई टैग अगर किसी प्रोडक्ट को मिलता है इसका फायदा क्या होता है? किसी भी फार्मर्स की इनकम इसके थ्रू डबल ट्रिपल हो जाती है। अभी ये गवर्नमेंट क्या करता है, आपने कड़कनाथ का मुर्गा पता है? कड़कनाथ का मुर्गा आपको पता है वो कड़कनाथ मुर्गा में स्पेशलिटी क्या है? बाकी मुर्गों को काटो अंदर से कौन सा खून निकलेगा? लाल। लेकिन कड़कनाथ का अगर आप मुर्गा काटोगे काला खून निकलता है। अब उसके जो भी रीजंस हो, तो रिसेंट में मध्य प्रदेश ने, ये भी याद रखिएगा, कड़कनाथ मुर्गा, अगर आपको पूछा जाए कि ये कहां का, इसको जीआई टैग दिया गया था, कहां पर? एमपी की सरकार ने ये कड़कनाथ मुर्गा को अभी रिसेंट में जीआई टैग दिया है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि अभी फॉर एग्जांपल ब्लैक राइस को जीआई टैग मिला, वो कहां का प्रोडक्ट है? बुद्धा राइस को, जिसको काला नमक चावल है, इसको काला समथिंग कुछ, इसको भी यही बोलते हैं, ये कहां का प्रोडक्ट है? यूपी का है। अभी कड़कनाथ का मुर्गा जीआई टैग अभी नहीं है वैसे, 1-1.5 साल इसको न्यूज को हो गए, उसको जीआई टैग। अब जीआई टैग मैं एक्सप्लेन कर रहा था, किसी भी प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग मिल गया, मेरे को ना नॉनवेज के बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन ये कड़कनाथ का मुर्गा मान के चलते हैं, मुर्गा 100 रुपीज केजी, मुझे नहीं पता, 200 रुपए 400 रुपए अगर मान लो चल रहा है, कोई भी मुर्गा अगर आपको 400 रुपए केजी में मिल जाता है, अगर इसको जीआई टैग मिल गया है, नॉर्मल सी बात है इसका प्राइस 1.5 से 2 गुना बढ़ेगा। अगर नॉर्मल मुर्गा 400 रुपए में मिल रहा है, ये कितने में मिलेगा? 600 या 800 या 900 रुपए में। नॉर्मल सी बात है, अब इससे फार्मर्स की इनकम डबल हो गई। अब जीआई प्रोडक्ट उन्हीं को मिलता है जो उस स्पेसिफिक रीजन में बहुत ज्यादा फेमस प्रोडक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल काला ब्लैक राइस आपको कहीं नहीं मिलेगा, केवल मणिपुर में मिलेगा। तो अगर आप मणिपुर में घूमने गए हो, ब्लैक राइस खरीदोगे, नॉर्मल राइस अगर 70-80 रुपए में चल रहा है, तो ये आपको शायद 200 या 300 रुपए में भी मिले। समझ में आ रहा है? जीआई टैग मिलने से किसका फायदा होता है? फार्मर्स का। और जीआई टैग को कोई तो पर्टिकुलर एक्ट से देते होंगे, तो ये भी आपको याद रखना है, जीआई टैग का अलग से एक एक्ट है 1999। और जीआई टैग अगर किसी एक प्रोडक्ट को मिल जाता है, तो वो 10 साल तक की उसकी एक्सपायरी डेट, उसकी एक्सपायरी डेट क्या होती है? वो 10 साल तक के लिए होता है। 10 साल के बाद उसको रिवाइव करना जरूरी है। और ये 10 ईयर वाला रूल अभी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था, तो आपको ये याद रखना है। पीआई नायर, अच्छा आपको ये याद रखना है, मिस्टर नायर की अभी रिसेंट में डेथ हुई है एट द एज ऑफ 91। एट द एज ऑफ 91 उनकी डेथ हुई है। उनका निकनेम क्या है? बेयरफुट हिस्टोरियन। इन्हें क्या कहा जाता है? द बेयरफुट हिस्टोरियन। आपको ये देखो, आपको एक बात बताता हूँ, करंट अफेयर में मैं हमेशा पूरी कोशिश करता हूँ वही क्वेश्चंस लाऊं जो ज्यादा से ज्यादा आगे जाके पॉसिबिलिटीज है। आपको ना करंट अफेयर के बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, करंट अफेयर्स के आप अगर निकालोगे सब टॉपिक निकलेंगे। फॉर एग्जांपल पहला हो जाता है अपॉइंटमेंट, आपको इस पे एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। दूसरा हो जाता है बेटा आपकी ऑबिच्यूरी। ऑबिच्यूरी मतलब डेथ ऑफ द ईयर। जितनी भी फेमस पर्सनालिटीज की डेथ होती है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका पूछ लिया जाता है प्रोफेशन क्या था, मतलब उनका धंधा क्या था। अब जैसे ये मिस्टर नायर का निकनेम मैंने बताया द बेयरफुट हिस्टोरियन, ये कौन थे? इनका अगर प्रोफेशन पूछा जाए तो ये राइटर थे, बहुत फेमस राइटर रह चुके हैं। किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? केरला से बिलोंग करते हैं। कितनी एज में डेथ हुई? 91। और इन्होंने 60+ बुक्स लिखी थी, और 60 में मेजोरिटी बुक्स उन्होंने जो लिखा था वो हिस्ट्री पर बेस्ड थी, इसलिए इनका निकनेम क्या हो जाएगा? द बेयरफुट हिस्टोरियन। डेथ के ऊपर आपको कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इस बार मैंने आपको 2 प्रिडिक्शंस दिए थे। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी चीज जहां पर जीएस वगैरह आता है, तो आपको चांसेस है सुप्रीम कोर्ट में जजेस के ऊपर क्वेश्चन आने की। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज की डेथ हुई थी 6-7 महीने पहले। नाम क्या है? फातिमा बीबी। बीबी है वैसे वो, फातिमा बीबी, ये याद रखिएगा। फातिमा बीबी, ये कौन थी? फर्स्ट फीमेल जज, कहां की? सुप्रीम कोर्ट की। तो क्या पता सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ऊपर नीचे करके ये कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट में जजेस की स्ट्रेंथ 33। सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश कब हुआ? 28 जैन 1950 को। ये ऐसे क्वेश्चंस ना एकदम सिंगल लाइनर आ जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। तो वो आपको पता करना है कि करंट अफेयर में क्या चल रहा है, उसी से स्टैटिक जीके पूछ लिया जाता है। इस बार मैंने एक प्रिडिक्शन किया था कि बेटा सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा प्रिडिक्शन क्या था? ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है? एमएस स्वामीनाथन, उनकी भी डेथ हुई है। एमएस स्वामीनाथन। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, इसीलिए मैंने आपको बोला था अलग अलग कलरफुल जो रिवॉल्यूशन है उसको रट्टा मारो। ठीक है, रेड रिवॉल्यूशन, टोमेटो रिवर, टमेटो से, ओके। राउंड रिवॉल्यूशन, पटेटो। सिल्वर रिवॉल्यूशन, एग। व्हाइट रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, फिशेज। वाटर से ले, वाटर ब्लू होता है।
ठीक है बेटा, ब्लू उसके अंदर मछली पाई जाती है। एक लास्ट चीज है, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर मैंने बताया एम एस स्वामीनाथन है, वैसे ही ब्राउन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है? ब्राउन किससे रिलेटेड है? लेदर, मतलब ब्राउन कॉफी होती है। चलो वेरी गुड। चलिए, पावो नुर्मी। अच्छा, ये पावो की स्पेलिंग गलत है, ये पी वैसे तो PAAVO है। पावो नुर्मी, हमने वैसे आपको पता है इसके पहले ये करंट अफेयर किया था, बस थोड़े अलग तरीके से किया था। इसका दूसरा नाम मैंने कुछ तो एथलेटिक्स वर्ल्ड कप या समथिंग, जिसमें जेवलिन थ्रो में कौन जीता था? नीरज चोपड़ा ने अभी गोल्ड मारा। ये आपको याद रखना है, 85 मीटर्स, 85.97 मीटर्स का उन्होंने भाला फेंका था। और कौन सा उन्होंने कहां पर जीता है? पावो नुर्मी। अच्छा, ये पावो नुर्मी सेम नाम से स्टेडियम भी है। अगर आपको क्या पता, सोच के देखो, कंफ्यूज कर सकता है कि पावो नुर्मी गेम्स किस स्टेडियम में हुआ। इस गेम्स का फाइनल मैच कहां हुआ था? पावो नुर्मी स्टेडियम में, जो कि कहां है? फिनलैंड में है। अच्छा, फिनलैंड को बेटा निकनेम याद रखिएगा, लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स, लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स कहा जाता है। और फिनलैंड, हाँ एक और चीज आपको याद रखनी है, फिनलैंड पता है क्या था? न्यूज में बहुत चल रहा था अभी, लास्ट ईयर 31st मेंबर है ये, किसका? नाटो का। नाटो सबको पता है, ठीक है, नाटो अभी आगे न्यूज है, वहां पर मैं कवर करूंगा, बट फिनलैंड से रिलेटेड मेरे को एक फैक्ट बताना था। और अभी एक और चीज, अभी मैं नीरज चोपड़ा की बात कर रहा था, ये नीरी है, नीरज है वैसे वो, ठीक है, आज थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक्स ज्यादा हो गए, ठीक है। नीरज चोपड़ा के बारे में मैं बताऊंगा। नीरज चोपड़ा ने इंडिया का फर्स्ट इंडिविजुअल एथलीट है जिसने गोल्ड मारा था, किसमें? जेवलिन थ्रो में। किस ओलंपिक्स में? 2020 टोक्यो में। 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में उन्होंने क्या मारा था? गोल्ड मारा था। तारीख क्या थी? 7 अगस्त। इसलिए 7 अगस्त को हर साल जेवलिन डे मनाया जाता है, ठीक है, जेवलिन डे मनाया जाता है। बस इतनी सी वन सिंगल लाइनर फैक्ट था, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़े, जेवलिन डे बस याद रखना है आपको, 7 अगस्त को मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा पता है, मुश्किल से भाई साहब 27 साल के हैं और अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया। 1997-98 में हरियाणा या पंजाब में इनकी जन्म हुआ था। और आपको पता है ये बहुत सिपाही, मतलब सोल्जर था, आर्मी में ऑफिसर भी नहीं था। इंग्लिश बोलते बिल्कुल नहीं आती है, बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ है। जब भी कोई इंग्लिश में क्वेश्चन पूछता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतना डाउन टू अर्थ है, ये हमेशा बोलता है हिंदी नहीं आती, हिंदी में बात करिए, इसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। बट स्टिल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अभी, आरबीआई का पता है ना, एम्बेसडर है। आरबीआई की सारी एड्स भाई साहब करते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको, अभी बायजूस ने भी अभी लिया था, लेकिन बायजूस पता चल गया होगा, पूरे कंगाल हो गए। चलिए, इंडियाज मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी पूछा गया है। इंडियाज मोस्ट ये अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स क्या है बेटा? ये एक इंस्टीट्यूट है, अमेरिकन बेस्ड इंस्टीट्यूट है, जो हर साल क्या करती है? मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी की लिस्ट जारी करती है। अगर पूछा जाएगा इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी, तो वो है मुंबई। और पूरे वर्ल्ड में 136 एक्सपेंसिव सिटी इसको दिया गया है, ठीक है। सेकंड नंबर पे मोस्ट एक्सपेंसिव, ये लाइन से है, पहले नंबर पे मुंबई, दूसरे नंबर पे दिल्ली, तीसरे पे चेन्नई, चौथे पे बेंगलुरु। अगर वर्ल्ड लेवल पे दुनिया की सबसे, हांगकांग है, ओके, हांगकांग सिटी दुनिया की सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इस साल की डिक्लेयर की गई है। पिछले साल आई थिंक 1 या 2 साल पहले ये शंघाई था। हर साल चेंज होते रहता है। रिसेंट में कौन चल रहा है? हांगकांग। दूसरे नंबर पे क्या चलेगा? सिंगापुर। और सिंगापुर अभी न्यूज में एक और चीज के लिए चल रहा था, 4+3, याद है, न्यूज कवर किए थे हमने। 4 वर्किंग डे, इंडिया में 5+2 चलता है, 5 वर्किंग डे और 2 दिन का हॉलीडे होता है। यूएई ने रिसेंट में 2.5 डेज का ऑफ रखा था, यानी 4.5 चल रहा था उनका वर्किंग वीक। उनका यूएई में क्या चलता है वर्किंग वीक? 4.5 डेज। सिंगापुर पूरे साउथ एशिया का, पूरे इवन एशिया का पहला कंट्री बन गया है जिसने 4+3 लागू किया है। 4 दिन काम करो, 3 दिन छुट्टी लो। सिंगापुर एक और चीज के लिए चल रहा था, अभी मैंने बताया था क्या? फॉरेन डायरेक्ट एफडीआई। भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई निवेश कौन करता है? सिंगापुर करता है। दूसरे नंबर पे कौन? मॉरिशियस। इसके बारे में सारी चीज वैसे मैंने मोस्टली बता दी है। हाँ, और मैंने बताया था मोस्ट लिवेबल सिटी, यानी सबसे रहने योग्य सिटी पूरी दुनिया में, ये डिक्लेयर हर बार अलग अलग इंस्टीट्यूट्स करता है। पिछले 3 साल से ये हल ही नहीं रहा है। आपको लगता क्या है आंसर क्या होगा? मैंने तो वैसे पिछली बार भी बताया था, मोस्ट लिवेबल सिटी, इट इज वियना। वियना, आपको पता है ये कैपिटल है ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया कहां आता है? यूरोपियन कंट्री है, ये याद रखिएगा। मोस्ट लिवेबल सिटी। एक और इंडेक्स रिलीज हुआ था, दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रैफिक, मोस्ट ट्रैफिक सिटी इन द वर्ल्ड, इट इज लंदन। और इंडिया में कौन सा है? बेंगलुरु। बेंगलोर का नया नाम क्या हो गया? बेंगलुरु। मैंगलोर का नया नाम क्या हो गया? मंगलुरु। आपको ये चीजें भूलनी नहीं है, ठीक है। हो गया ये।
विच इंडियन रिसेंटली इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ 10th इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ टेली। देखो बेटा, ये बहुत सारी आज स्पेलिंग हुई, मिस्टेक हुई है, ठीक है। मेंबर नहीं, वैसे तो वो प्रेसिडेंट है, ठीक है। उसको प्रेसिडेंट बनाया गया है किसका? इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ टेलीविजन का। कौन सा इंडियन है जो रिसेंटली इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ टेलीविजन का क्या बना है? चेयरमैन बना है। अच्छा देखो, नाम में टीवी आ रहा है, टीवी में मोस्ट कॉमन मूवी जो रिसेंट में ट्रेंडिंग में चल रही थी विक्रम बत्रा, पता है आपको कौन सी है? शेरशाह। तो शेरशाह, टेलीविजन से आपको अगर शेरशाह मूवी याद आ सकती है, तो शेरशाह में किसके ऊपर मूवी बनाई गई है? विक्रम बत्रा। तो टीवी से बत्रा अगर याद आ सकता है, तो इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ टेलीविजन का जो प्रेसिडेंट है वो अनुराग बत्रा है। मिस्टर बत्रा आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है। पूर्णिमा बर्मन, ये तो आपको पिछली बार ही बताया था। इस साल व्हीटली अवार्ड इनको दिया गया है। कौन सा अवार्ड? व्हीटली अवार्ड। और बी आर कंबोजा को आई थिंक एम एस स्वामीनाथन अवार्ड मिला है। एम एस स्वामीनाथन अवार्ड। अभी मैंने बताया था एम एस स्वामीनाथन कौन थे? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। अच्छा, ग्रीन रिवॉल्यूशन से बहुत दिन से एक फैक्ट डिस्कस नहीं किया है हमने। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन में किसका प्रोडक्शन बढ़ाया था? व्हीट और राइस का। किसका बढ़ाया था? व्हीट एंड राइस। अब मान के चलो, पहले हम 1 एकड़ में 100 किलो अगर अनाज उगा पाते थे, तो आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.5 गुना ज्यादा, 1 ही एकड़ में हम 250 किलो या 300 किलो उगाने लगे। तो हमने वो सीड्स जिसको मैंने बताया था आपको, हाई येल्डिंग वेराइटी सीड्स, HYVS, ये सीड्स कहां से मंगाई थी? मैक्सिको। आपको ये याद रखना है। ये एक सिंगल लाइनर अभी क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने जो बीज यानी कि सीड्स मंगवाए थे वो कहां से मंगवाए थे? मैक्सिको से। ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर इंडिया में MS स्वामीनाथन है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे नॉर्मन बोरलॉग, BAUR, बोरलॉग, ये याद रखिएगा। वर्ल्ड लेवल पे ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। अभ्यास को रिसेंटली, अच्छा अभ्यास के ना लगातार, अभ्यास क्या है बेटा? आप मान के चल सकते हो कि ये एक तरह से हम इसको मिसाइल कह सकते हैं। अब आपको ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंट में अभ्यास को टेस्ट किया गया है बैक टू बैक 6 टाइम्स। किसने डेवलप किया है? DRDO ने। DRDO ने डेवलप किया है। अच्छा एक और चीज बताओ, अगर DRDO के अलावा ऑप्शन में हाल आ जाए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड LNT, तो सबको पता है लार्सन एंड टुब्रो। आपको पता है ये LNT कंपनी ने ही अभी अयोध्या अभी मंदिर बनाया किसने है? LNT ने, ठीक है। तो ये LNT तब से न्यूज में चल रहा है। और हाल अभी मैंने लास्ट टाइम हमने कौन सा देखा था? चेतक हेलीकॉप्टर। चेतक हेलीकॉप्टर को किसने डेवलप किया है? हाल ने। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभ्यास को डेवलप किसने किया है, ऑप्शन में DRDO दिख जाए तो आंसर सही है, लेकिन बी में और सी में ये दोनों दिख जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। डेवलप इन्होंने ही किया है, लेकिन करवाया किसके थ्रू गया है? ये दोनों कंपनीज के द्वारा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। और हाँ, टेस्ट कहां पर किया गया है? मैंने पिछली बार हमेशा कहा है, पूरे 6 के 6 टेस्ट कहां हुए हैं? उड़ीसा के अंदर। और लास्ट टाइम हमने देखा था मिसाइल मैन ऑफ इंडिया में किसको कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? K. Sivan। अच्छा, रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इट इज अ होमवर्क। लास्ट टाइम मैंने बताया नहीं था, ये 2000, मेरे को डे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, ये भी SSC के एग्जाम का पार्ट बन चुका है, लेकिन वो तब आया था, वो चंद्रयान मिशन परफॉर्म किया गया था। मैं ये किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, उन्होंने, वो वुमन ने लीड की थी, तब वो क्वेश्चन आया था। रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया आप लोगों को कल का नेक्स्ट वीक में पूछ लूंगा। होमवर्क सब लोग पता है कहाँ लिखना चाहिए? आपके टॉप में, रजिस्टर के टॉप में लिखिए, नोटबुक के। आपको याद रहनी चाहिए ये वाली सारी चीजें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली किस बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है? सिटी कोऑपरेटिव बैंक का। आपको ये याद रखना है, इनका लाइसेंस कैंसिल हो चुका है। बैंक डूबत खाते में जा रही थी, और भी कुछ नॉर्म से जो फॉलो नहीं कर रही थी। इनके पास इनएडिक्वेट फंडिंग थी, जितना बैंक को चलाने के लिए होना चाहिए उतना होता नहीं है। तो अभी फिलहाल डेटा के अनुसार 87% जो लोग हैं उनको 5 लाख रुपीज उनका कितना, अच्छा मैंने लास्ट में ये 5 लाख रूल बताया था ना, किसी भी बैंक में आप 5 लाख से ज्यादा, मैंने बोला था अगर आपके पास किसी के पापा रिटायर हुए कुछ हुए, एक बैंक में 5 लाख से ज्यादा डिपॉजिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट आपका इंश्योरेंस जो प्रोवाइड करती है वो केवल 5 लाख तक के लिए करती है। अगर किसी इंसान का 1 करोड़ बैंक में है और बैंक डूब गई, वो आपको कितना वापस करेगी? 5 लाख रुपीज। तो अभी सिटी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल हो गया है, उसमें से 87% डेटा के अनुसार लोगों को 5 लाख रुपए वापस किया जाएगा।
मतलब 13% अभी रिस्क फैक्टर में है। मेरे ख्याल से वो 13% वही लोग होंगे जिनका करोड़ों में फंडिंग होगी, उनको आखिरी में डील किया जाएगा। पहले बीपीएल और नॉर्मल जो लोग होते हैं। अच्छा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया बेटा कब स्टेब्लिश हुआ था? 1911। बैंक ऑफ इंडिया का कोई मुझे बताएगा टैगलाइन क्या है? आई थिंक सेंट्रल टू यू सिंस 1911। सर्विंग टू यू या सेंट्रल टू यू सिंस, ये याद है, ठीक है। सिंस उसका हो जाएगा 1911 समथिंग, ये कुछ आपकी टैगलाइन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन मैंने लास्ट टाइम बताया था, किसको याद है? प्योर बैंकिंग, नथिंग एल्स। प्योर बैंकिंग, आपको ऐसे क्वेश्चंस देख लेना मिलते हैं। प्योर बैंकिंग, नथिंग एल्स। तो आपको ये सारी चीजें कुछ याद रखनी है। आगे बढ़े। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैंने एक और फैक्ट बताया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था? इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब ये पुराना नाम अगर हो गया है तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम चेंज करने के लिए कोई तो कमेटी रिकमेंड की होगी। ये देखना आप लोग, ये कमेटी कौन सी थी? गोरावाला। गोरावाला कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये वाला जो नाम है वो किसने कमेटी ने रिकमेंड किया था? गोरावाला। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब स्टेब्लिश हुआ? 1955 में। तारीख क्या थी? 1 जुलाई। 1 जुलाई 1955। इसलिए 1 जुलाई को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डे भी मनाया जाता है, भूलिएगा मत।